बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें हम मूव करते हैं हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ। ओके, पेज नंबर 35 ओपन कर लें, उसके एंड पे आइए। ठीक है, इसको रीड आउट करें, फर्स्ट पॉइंट इसका रीड आउट करें स्टार्टिंग से। Planck's quantum theory. Max Planck 1900 proposed a theory about nature of light. According to this theory, energy is not emitted or absorbed continuously. It is emitted or absorbed in the form of wave, packet, or quantum. In case of that, the quantum of energy is often called a photon. ठीक है, देखें सबसे पहले तो ये कि आप ये नोट डाउन कर लें कि मैक्स प्लैंक ने ये जो थ्योरी प्रपोज की थी वो 1900 में प्रपोज की थी। ठीक है, ये जो इसके आगे ईयर लिखा हुआ है ये ना इनका डेथ का ईयर है ना इनका जो है वो बर्थ का ईयर है, ये वो ईयर शो हुआ हुआ है जिसमें इन्होंने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। तो ये MCQs की फॉर्म में आ सकता है आपको, तो आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा देखें, अब जो मैक्स प्लैंक था उसने ये कहा था कि दैट जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसी भी सिस्टम, मतलब सपोज मैं एक सिस्टम ले रही हूँ, एक एटम है। ठीक है, बाय सिस्टम आई मीन वो एटम हो सकता है, ठीक है, वो आयन हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है। एम आई क्लियर? तो मैं जब सिस्टम की बात करूं केमिस्ट्री में तो आपको पता होना चाहिए वो मैं कोई बड़े बड़े सिस्टम्स की बात नहीं करी, एजुकेशनल सिस्टम या इस तरह के सिस्टम्स की बात नहीं करी, मैं एक एटॉमिक सिस्टम या मॉलिक्यूलर सिस्टम या आयनिक सिस्टम की बात कर रही हूँ। ओके, अब क्या है कि दैट हमने ही पढ़ा था कि दैट जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो जंप कर जाता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, और जब वो एनर्जी रिलीज़ करता है, एमिट करता है, तो वो जो है वो फॉल कर देता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स टू लोअर एनर्जी लेवल। अब क्या है, मैक्स प्लैंक ने ये कहा था कि दैट जो सिस्टम्स होते हैं, जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयंस वगैरह हैं, वो कभी भी एनर्जी को या लाइट को, एनर्जी और लाइट जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो एनर्जी या लाइट को कभी भी कॉन्टीन्यूसली जो है ना एमिट करते हैं और ना ही कॉन्टीन्यूसली एब्जॉर्ब करते हैं, बल्कि क्या होता है कि दैट वो इस एनर्जी को स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। उन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाता है? क्वांटा या फोटोन। ठीक है, मतलब सपोज देखो, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, सपोज उसको 2 क्वांटा की ज़रूरत है। ठीक है, 2 पैकेट्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा? 10-15 पैकेट्स उसको कॉन्टीन्यूसली डिलीवर नहीं होंगे, 10-15 पैकेट्स वो कॉन्टीन्यूसली नहीं लेता चला जाएगा, बल्कि वो सिर्फ वही 2 पैकेट्स ऑफ एनर्जी लेगा। ठीक है, जिस तरह आपके एनर्जी बार्स होते हैं ना, बिस्किट्स टाइप होते हैं, बस ये उसी तरह लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। या अगर ये ऊपर से नीचे फॉल करता है और 2 पैकेट्स ऑफ एनर्जी इसने देने होते हैं, तो ये क्या करेगा? चूँकि देखो सिर्फ एक स्टेप इसने ये उतरा या चढ़ा है ना, तो उस एक स्टेप के लिए जो इसको एनर्जी चाहिए होगी या जो एनर्जी इसने रिलीज़ करनी होगी सिर्फ वो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कॉन्टीन्यूसली एक ऑर्बिट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में कॉन्टीन्यूसली जंप करते चल जा रहे हैं, तब जो है ये कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को एमिट करेगा या कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन असल में क्या होता है कि दैट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं या एक स्पेसिफिक स्टेप नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को ना एब्जॉर्ब करते हैं ना ही कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को एमिट करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी ही वो एब्जॉर्ब करते हैं या एमिट करते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जिस भी लाइट रे की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी यानी वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा, उतनी ही उसके अंदर एनर्जी कम होगी। तो अगर मैं जनरली ये बात कर रही हूँ
कि मैंने एक एटम को एक हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट से हिट किया है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसको हाई एनर्जी प्रोवाइड की है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने उसको एक लो फ्रिक्वेंसी की लाइट से हिट किया है, इसका मतलब ये कि मैं उसको एक लो एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दैट एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी का ये सिंबल है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा वी। तो एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, जितनी फ्रिक्वेंसी उतनी ही उस लाइट के अंदर एनर्जी होगी, ठीक है। देखो फ्रिक्वेंसी क्या है कि कितने नंबर ऑफ जो हैं वो वेव्स क्रेस्ट एंड ट्रफ्स एक पॉइंट से मूव कर रहे हैं। तो हम कहते हैं ना, देखो जो जितना ज़्यादा उछल के चलता है उसके अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी है। तो इसको भी आप वेव को भी ऐसे ही कर लो कि जितना ज़्यादा इसके अंदर क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होंगे उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी है। क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब क्या किया इनने, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब यहाँ से रिमूव किया है तो उसके बजाय यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया है h, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। एंड प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर यूज़ होगा। अच्छा, अभी तक दोनों पॉइंट्स ऊपर वाले क्लियर? पहला पॉइंट क्या था कि कोई भी सिस्टम जो है वो कॉन्टीन्यूस एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, ना ही एमिट करता है, बल्कि क्या करता है कि स्पेसिफिक एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी को एमिट करता है। सेकंड पॉइंट ये था कि दैट एक लाइट के अंदर कितनी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी फ्रिक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा उस लाइट की फ्रिक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा उस वेव की फ्रिक्वेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो आप उसकी जगह एक कांस्टेंट हमेशा डालते हो, इज इक्वल टू डालने के लिए, दैट इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। चूँकि प्लैंक ने ये दी थी थेरी, तो इसे से प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है। दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 JS, यानी जाउल सेकेंड, ठीक है। ये जाउल सेकेंड की JS शॉर्ट फॉर्म है। ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, ये आपको MCQ में आ सकती है, या आपको ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको MCQ में आ सकती है। ओके, अच्छा, अब जो है थर्ड पॉइंट ये था कि एक बॉडी जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है या एमिट कर सकती है इतनी अमाउंट में जितना उसका क्वांटम नंबर का मल्टीपल हो सकता है। ये जो क्वांटम नंबर है बच्चे n, ठीक है, जो आपको इस इक्वेशन में n लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्बिट को इंडिकेट करता है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो n शुड बी इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। क्लियर? बाकी देखो एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू म्यू, यानी h इंटू फ्रिक्वेंसी, वो सेम है, सिर्फ यहाँ पर n की एडिशन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो वो है एनर्जी है वो डिपेंड करेगी, देखो अब 3 चीज़ों के ऊपर। एक, वो डिपेंड कर रही है फ्रिक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, उस लाइट रे की फ्रिक्वेंसी क्या है। दूसरा प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर, और तीसरा ये जो है वो डिपेंड कर रहा है अपॉन क्वांटम नंबर के ऊपर। क्वांटम नंबर क्या है? नंबर ऑफ शेल है, क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब हमें ये पता चला है बच्चे कि दैट जो फ्रिक्वेंसी होती है बेसिकली किसी भी वेव की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी वेव लेंथ के। वेव लेंथ क्या होती है? देखो, एक वेव जो होती है वो ऐसे मूव करती है ना, ऊपर वाली जो होती है उसे क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाली को ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो 2 ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे वेव लेंथ कहते हैं, राइट? यस मैम। तो फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, ठीक है। और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो यहाँ पर एक और कांस्टेंट आ जाता है c, जो कि c क्या है? बेसिकली वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह देखो, अब फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ गया? c/λ, क्लियर? अब आप इस
सी ओवर लेमडा को एनर्जी वाली इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी की जगह पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाती है इक्वेशन, E इज इक्वल टू एन एच सी ओवर लेमडा, ठीक है। अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में है तो n इज इक्वल टू 1, यस, तो इक्वेशन क्या बन गई, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, yes ma'am, क्लियर। लेकिन अब अगर आपने देखो इसी इक्वेशन में आपको जो है वो सिर्फ आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी हो और आपको लेमडा के बजाय, मतलब एच की वैल्यू तो आपको खुद याद होनी चाहिए ना, कांस्टेंट है, सी की भी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपको लेमडा के बजाय यानी वेव लेंथ के बजाय ये आपको वेव नंबर की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, तो आप कैसे इस इक्वेशन को यूज़ करोगे अपने लिए, आपको पता होना चाहिए कि वेव नंबर जो है वो इक्वल हो जाता है 1 ओवर लेमडा के, क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस इक्वेशन को E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा को आप देखो ये असल में क्या है, एच सी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर लेमडा है ना, तो 1 ओवर लेमडा के बजाय आप वेव नंबर लिख सकते हो ना, तो ये क्या बन गई कि E इज इक्वल टू एच सी इंटू वेव नंबर, क्लियर। देखो असल इक्वेशन आपके पास कौन सी है, असल इक्वेशन आपके पास है ये वाली, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू यानी एच इंटू फ्रिक्वेंसी, लेकिन आपको डिफरेंट केसेस उन्होंने इस वजह से बताए हैं कि हो सकता है आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी के बजाय आपको सिर्फ वेव लेंथ दी हुई हो सकता है आपको फ्रीक्वेंसी के बजाय सिर्फ और सिर्फ वेव नंबर दिया हुआ हो, तो आपको एनर्जी फाइंड आउट करना आता हो, क्लियर, या आपको एनर्जी दी हुई हो, एच की वैल्यू दी हुई हो, सी की वैल्यू दी हुई हो और आपको कहा जाए आप वेव लेंथ निकालें या आप वेव नंबर निकालें, तो आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए इस तरीके से। अच्छा अब देखो, सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज रिलेटेड टू, किस से रिलेटेड है एक एनर्जी ऑफ द फोटोन, उसकी फ्रीक्वेंसी से, म्यू से, वेवलेंथ से, वेव नंबर से। वेरी गुड। चलें अब ज़रा ये पढ़ें, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है आगे। The number of waves passing through a point per second is called frequency. The distance between two adjacent crests or troughs is called wavelength. It is ये क्लियर है? Yes ma'am. ठीक है, ए नॉट इसको कहते हैं और ये असल में क्या है, एमस्ट्रॉन्ग है, और एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है टू 10⁻⁻10 मीटर। यानी आप जब भी वेव लेंथ आपको दी जाएगी, देखो एक ट्रिक हो जाती है, सपोज़ आपको ये जो आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं फिज़िक्स में, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू दे दी जाती है, सपोज़ आपको कहा जाता है 3.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो आपको ये -10 मीटर से पता चल जाना चाहिए ये उन्होंने आपको क्या दिए है, वेव लेंथ दी है, Yes ma'am. क्लियर। Yes ma'am. तो आपको ना यूनिट्स लाजमी याद होने चाहिए। Okay ma'am. या तो आपको एमस्ट्रॉन्ग में वैल्यूज़ दी जाएंगी या नैनोमीटर में दी जाएंगी। एमस्ट्रॉन्ग में होता है 10⁻⁻10 और नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻9। 9 से नैनो निकला है, ठीक है। Yes ma'am. अच्छा क्लियर। Yes ma'am. अच्छा अब आपने ये एग्जाम्पल 2.6 करनी है, अगर आपको ये समझ नहीं आती है तो फिर आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको ये एग्जाम्पल करवाऊँगी, क्लियर। Okay ma'am. Okay ma'am. अच्छा
ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपको नहीं समझ आई हो? नो मैम। सब क्लियर है? यस मैम। ओके, चलें, ठीक है, यहाँ पर फिर इसको क्लास को एंड करते हैं। ओके, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।